इंडस्ट्री के टफ मोमेंट पे क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं अब तक और आपने उसको कैसे ओवरकम किया है? मेरे लिए वो क्राइम पेट्रोल छोड़ना मेरा एक थोड़ा सा टफ डिसीजन था। तो ऐसा कौन सा मूवी है या फिर कोई प्रोजेक्ट है जो आपका टर्निंग पॉइंट था? मैं तो मेरे फेवर में तो मैं कहूँगा कि पूरी टू में आपने वो नेगेटिव वाली ही थोड़ी सी रोल की है उसमें। अलग अलग रोल्स कितने डिफिकल्ट होते हैं करना और आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? तो जो हमने सीखा है थिएटर में, हम्म। तो वही पॉलिसी हम यहाँ लागू करते हैं कि कभी कभी फिल्म में ऐसी होती है कि कुछ शॉट किया है, पूरा सीन हो गया, सब कुछ शूट सब कुछ हो गया और उसके बाद पता चलता है कि वो उन्होंने कट कर दिया है पार्ट। तो ऐसा कभी आपने फेस किया है ये चीज़? एक फिल्म बन रही थी लंका। मेरे मित्र हैं यशपाल शर्मा, एक एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि कुलदीप, मेरे जीवन में लगान आई थी, तेरे जीवन में लंका आई। उस फिल्म का नाम था लंका। कट्टू सीधा वो फिल्म का प्रीमियर होता है, प्रीमियर से फिल्म देखने के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यशपाल ने बोला कि यार जो शूट किया था तुम हो ही नहीं, कहीं बीच में कट गए। तो आप जब उदास होते हो तब आपको क्या करना पसंद है? मैं जब उदास होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं स्पेस छोड़ दूँ और मैं निकल जाऊँ, तो मैं निकल जाता हूँ। जैसे बॉम्बे शहर में, बॉम्बे शहर आपको देता भी बहुत कुछ है तो लेता भी बहुत कुछ है। बहुत परीक्षाएं लेता है, आपको सब निचोड़ देता है। तो बॉम्बे ने बहुत रुलाया भी। दिल्ली क्राइम 2 और क्राइम पेट्रोल जैसे पॉपुलर शो में जबरदस्त एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया है और कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी एक्टिंग में है असलियत, उनकी आवाज में है दम। सो लेट्स वेलकम कुलदीप सरीन। तो कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। ओके, मुझे जानना है कि आप मुंबई में पहले से रहते हो या फिर आप, जैसे सबका सपना होता है एक्टर बनना है तो फिर मुंबई आते हैं, तो आपका क्या था बैक स्टोरी, मुझे जानना है। हाँ, मैं बेसिकली मेरा माय बर्थ प्लेस ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और उसके बाद फिर एक्टिंग वहीं से, जो बीज ग्वालियर से ही पढ़े। उसके बाद दिल्ली एनएसडी के लिए थिएटर और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोसेस में जो अभिनय होता है एक्टिंग उसको समझने के लिए दिल्ली आना हुआ। और दिल्ली इतने साल काम करने के बाद रंगमंच पे फिर लगा कि अब अल्टीमेट मक्का तो हमारा बॉम्बे ही है तो चलिए फिर बॉम्बे आ गए। ओके, तो आपको पहले से ही एक्टर बनना था या फिर कुछ और था? जैसे बोलते हैं ना कि मॉम डैड का होता है कि बच्चा इंजीनियर बने या कुछ बने, तो वो टाइम पे क्या चीज़ थी? डॉक्टर इंजीनियर वाली चीज़ ही थी या फिर कुछ और था? नहीं नहीं, मेरा सीधा सीधा था। मैंने उनसे बोल दिया था कि मुझे अभिनय बहुत अपील करता है और अंदर ऐसा है कि एक कलाकार है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस विधा में, इस एक्टिंग प्रोफेशन में जाऊँ। मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे सीखनी है। तो सबसे पहले पहले तो एफटीआई पूना के लिए था कि मुझे पूना का पता था एफटीआई है। वो काफ़ी समय के बाद, जब मैं ग्वालियर के अंदर मैं कॉलेज में था, 10वीं 11वीं में होऊंगा, तब मुझे पता लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक है जो दिल्ली में है। तो फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि एनएसडी मुझे जाना है मुझे, और तो उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली में और भी काफ़ी परिचित हैं, तो आप इजीली, फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। तो दिल्ली फिर मैं, मतलब डिसाइडेड था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। ओके, तो घर से कुछ ऐसा प्रेशर तो कोई नहीं आया? कुछ कुछ ना नहीं? ना वाओ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जाओ, अगर करना चाहते हो जाओ, बस। मतलब थैंक यू बोलता हूँ मैं। तो कौन से ईयर में आपने मतलब स्टार्ट की थी और मुंबई कब आए थे आप? मुंबई, मैं दिल्ली बताता हूँ। दिल्ली आया था मैं 86 के अंदर। ओके। 86 में जब मैं कॉलेज से फेल हो गया था फर्स्ट ईयर में, एक्टिंग के अलावा मन लगता नहीं था पढ़ाई वढ़ाई में, तो बस 86 में दिल्ली आ गया। एंड 2004 में मैं बॉम्बे आ गया कि मैंने कहा नहीं, अब 2004 में 2004 में मुंबई आए। बॉम्बे आ गया। तो आपने कहा कि आप 2004 में मुंबई आए थे, तो 1989 में एक जो मूवी आई थी आपकी, इन विच एनी गेव इट दोज वंस,
हाँ वो मूवी जिसमें शाहरुख सर भी थे, हाँ। तो उसका कुछ आप एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा था वो? आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था या फिर आपने पहले भी काफी किए थे? नहीं नहीं, पहले मैंने किए थे। मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ दिल्ली में मैं चूंकि टेलीविज़न एक्टिव हो गया था, ठीक ठाक काम कर रहा था, तो कभी किले का रहस्य एक सीरियल था, मुल्ला नसरुद्दीन था, उसमें छोटा 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 काम, ताकि घर से पैसे ना मंगाने पड़े, थोड़ा सर्वाइवल मेरा इजीली हो जाए। तो ऐसे कैमरा फेस फर्स्ट टाइम किया, ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा वो कौन सा प्रोजेक्ट था, बट मैंने दिल्ली से कर लिया था। तो 89 में ये फिल्म बन रही थी, तो लगा कि चलो ये भी कर लेते हैं। तो सारे दिल्ली के सर्कल के कुछ हमारे दादा लोग थे, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, उनसे कह दिया सर देख लेना, देख लो। तो उन्होंने कहा हाँ चल ठीक है तू आ जा। तो एक रोल फिर मैं उसमें कर रहा था स्टूडेंट का। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर थी वो फिल्म थी, जिसमें शाहरुख साहब भी एक रोल कर रहे थे। तो बहुत बड़ा रोल नहीं था उनका भी, तो मैं भी एक स्टूडेंट का रोल था, एक हाथ लाइन होगी शायद पूरी फिल्म में। ओके। तो बस वो एक फिल्म थी, उससे रिलेटेड यादगार किस्से तो अगर मैं बताने जाऊं तो मुझे खाली ये चीज पूछना है कि वो टाइम पे शाहरुख खान का इतना था 89 में भी? कुछ नहीं। नहीं ना? हाँ कौन हाँ? मतलब ठीक है, वो आप इंग्लिश थिएटर कर रहे हैं, मैं हिंदी थिएटर कर रहा हूँ, है ना। तो बैरी जॉन भी वहाँ दिल्ली में ही थे, तो वो Right. थिएटर चल रहा है। तो इंग्लिश थिएटर का एक अलग था, वो कुछ लोग वो करते थे। तो जहाँ ऋतुराज और शाहरुख खान और बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं, इधर हम लोग एनएसडी और एनएसडी के जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना ग्रुप बना के कुछ बाहर मंडी हाउस, दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस, वहाँ थिएटर कर रहे हैं। तो हम उन सब के साथ थिएटर किया करते थे। ओके, बट तभी फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहता होगा ना, कह रहे हो शाहरुख खान है मूवी में, शाहरुख के साथ काम करना है। कौन सी वो फिल्म? था तभी 89 वाली पूछ रही हूँ। नहीं शाहरुख नहीं है खान ना? क्या है, मतलब कुछ है ही नहीं ना, मतलब उसमें तो मेन रोल भी नहीं कर रहे हैं वो, Right. सेमी रोल, हम ही पैरेलल रोल भी नहीं कर रहे, वो तो एक स्टूडेंट का एक रोल था। वो शायद उन्होंने बाद में फिल्म छोड़ भी दी थी, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। ओह अच्छा। तो जो पहले के मूवीज होते थे उसके नाम भी एकदम बड़े बड़े होते थे, आजकल की मूवीज के नाम एक छोटे से टर्म में, मतलब एक वर्ड दो वर्ड में खत्म हो जाते हैं। तो मुझे जानना है कि पहले के मूवीज के जो स्टोरी लाइन्स होते थे बहुत काफी फैमिली ओरिएंटेड होते थे, तो आजकल के मूवीज ना इतने क्विकली आ रहे हैं ना, पता नहीं उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें आइडेंटिफाई करने में मूवी। और पहले के मूवीज, अगर आप कोई भी मूवीज हो जाए बोलो ना तो सबको याद रहेगा। तो आपका क्या कहना है इस पे कि पहले के मूवीज और अभी के मूवीज में आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो, मतलब ऐसा? नहीं, पहली वाली मूवी जो आप कह ही रहे हैं कि इशू ओरिएंटेड होती थी, सोशल ड्रामा वाली होती थी। एक्चुअली मुझे लगता है सिनेमा, थिएटर, रंगमंच, इन सब का जन्म भी हुआ है कि सोसाइटी में आप क्या बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्या इशू, मतलब क्या आप लोगों को सुधारने के लिए। तो फिल्में ऐसी बनती थी पहले कि सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। तो अब क्या है कि हमारे सराउंड आजकल का जो टाइम चल रहा है, तो कोई हादसा हो गया, कोई एयर क्रैश हो गया, कुछ उससे रिलेटेड उसकी अपनी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। तो बहुत मोर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, पहले तो थोड़ा सा हम फिल्मी लिबर्टी ले लिया करते थे कि विलन कहेगा कि इस तरीके से बात करेगा। आज तो विलन बहुत सिंपल और सादे विलन देखने को मिलते हैं, तो लगता है यार हम कनेक्ट कर पाते हैं, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो आजकल के जो सब्जेक्ट है वो आजकल के सब्जेक्ट को लेके बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो माइंडसेट की बात है कि हम जिस प्रेमाइसिस में रह रहे हैं, जिस मदर फादर की गाइडेंस में रह रहे हैं, चाचा ताऊ वो वाला, तो वो फिर उस तरीके की फिल्में बनती थी। बट अब सिनेमा जो है बहुत बदल गया है, रियलिस्टिक तो हो गया है। तो अब इस रियलिस्टिक तरीके में सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर सोसाइटी में क्या फॉकअप्स चल रहे हैं, और बाकी इशू ओरिएंटेड फिल्में आ ही रही हैं, ट्रू फिल्में आ रही हैं। तो दर्शक आज का इसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। बट उसका भी दर्शक था, एक पेट दर्शक था जो उसे पसंद करता था, उसमें से मैं भी हूँ। बट मैं आज के सिनेमा को भी पसंद कर रहा हूँ। हाँ, वही कि नया बोलते हैं ना, चेंज इम्पोर्टेंट है। हाँ चेंज तो, उस और सिनेमा भी समय के साथ साथ बदल ही रहा है ना। यस। तो जैसे आपने बीच में एक वो नेगेटिव रोल वाली बात की, तो मुझे जानना है कि छोरी 2 में
आपका कैसा रोल, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आपने वो नेगेटिव वाली ही थोड़ी सी रोल की है उसमें, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताइए ना कि इतना आपको मैंने स्टार्ट से देखा है क्राइम पेट्रोल में सब कुछ, सब मतलब बहुत अच्छे से देखा है। तो अलग अलग रोल्स कितने डिफिकल्ट होते हैं करना, और आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? वो तो एक एक्टर की पूरी एक जर्नी होती है जिसमें उसने पूरा मैं अगर अपनी बात करूं तो थिएटर में इतने साले रंग बिरंगे अलग अलग तरह के काम किए हैं। उसका पूरा प्रोसेस होता था करेक्टर को रोल को बनाने का। तो जो हमने सीखा है थिएटर में, तो वही पॉलिसी हम यहाँ लागू करते हैं कि किसी भी करेक्टर को बनाने में। तो अगर सिनेमा में काम कर रहे हैं तो ठीक है। क्राइम पेट्रोल की जहाँ तक बात कर रही है, वो एक पॉजिटिव पुलिस वाले का रोल था जो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो और छोरी के आपने बात की, ये नेगेटिव है। तो मुझे तो दोनों ही करने में मज़ा आता है और दोनों को मैंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ किया और लोगों को पसंद भी आ रहा है। और छोरी अगर मैं बोलूँ कि क्यों देखना चाहिए लोगों को जाके एक बार, तो आप क्या कहोगे? नहीं, आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ना ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास है। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहता, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एजुकेशन वहाँ पर ना के बराबर है और उनको लगता है कि मेल डोमिनेटिंग जो समाज हमारा रहा है और वो आज भी वो सब चीज़ें हैं। तो वो जो कुप्रथाएं हैं, है ना, कि लड़की हो तो यार 4 लड़कियां हैं, अब कैसे सर्वाइवल होगा, क्योंकि आधुनिक समाज है और हर आदमी को बड़ा 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 ये भी मेरे घर होना चाहिए, ये भी मेरे घर होना चाहिए, और आप सर्वाइव कर पा नहीं रहे। तो लड़की हो गई तो अब लड़की के लिए दहेज, तो लड़की को दहेज भी देना पड़ेगा, फिर मोटरसाइकिल की भी डिमांड आ जाएगी वरना ऐसे ही कोई मिल जाएगा। तो कैसे होगा? तो यार ये लड़की क्यों हो गई? क्योंकि उसके फोकस के अंदर बैक ऑफ द माइंड में ये है कि इसका ब्याह करना है। तो अब ब्याह करना है तो मतलब बहुत सारा धन आपका जाएगा, तो ये क्यों हो गई? तो कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हालांकि आज समाज हमारा पूरा चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर हमारी ये फिल्म है। उसको थोड़ा सा डरावने तरीके से रहस्यमयी फिल्म बना के एक प्रेजेंट किए चोरी की। ओके, तो सक्सेस स्टोरी पे थोड़ा बाद में आएंगे। मुझे जानना है कि आपका, बोलते हैं ना कि कौन सा चीज़ है जब आपको कभी कभी फिल्म में ऐसी होती है कि कुछ शॉट किया है, पूरा सीन हो गया है, सब कुछ शूट सब कुछ हो गया है, और उसके बाद पता चलता है कि वो उन्होंने कट कर दिया है पार्ट। तो ऐसा कभी आपने फेस किया है ये चीज़? हाँ, होता है। अब सारी चीज़ें रख देंगे। एक्चुअली डायरेक्टर की फिल्म है ना। दुख होता है एक्टर को, तो दुख होता है, वो तो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखूं, तो वो सबको ही होगा, है ना। तो एक्टर तो स्वार्थी होता ही है और डायरेक्टर को बहुत न्यूट्रल होकर अपनी फिल्म जो कहना चाहती है फिर वो कैंची चलाता है उसमें कि भाई नहीं। तो छोरी के साथ ही है। छोरी में भी मेरे काफ़ी सारे सीन कटे हैं, हाँ। लेकिन जब आप चलिए मैं आपको एक फिल्म का रेफरेंस देता हूँ। एक फिल्म बन रही थी लंका। तो लंका एक फिल्म थी। तो लंका फिल्म के अंदर मुझे डायरेक्टर ने मेरा क्लाइमेक्स में जो मेरा एक सीन होने वाला है वो मोटा मोटा उन्होंने बता दिया था, कुछ इस तरीके का। बाकी आप पूरी फिल्म में हो, ये सीन है आपका क्लाइमेक्स में, अब आप करोगे फिल्म? मैंने कहा बिल्कुल करो। वो क्लाइमेक्स इतना खूबसूरत, इतना अच्छा क्लाइमेक्स था और पूरा 1 लाइन फिल्म समझा दी उन्होंने कि ये है और आप ऐसे साथ में रहोगे, बिल्कुल साइलेंटली आपको फिल्म में रहना है। जब लास्ट सीन सुना बड़ा खूबसूरत था तो मैंने कहा यस मैं करूँगा फिल्म। फिल्म की मैंने साथ में रहा पूरी फिल्म के दौरान में 1.5 घंटा और पूरे प्रोसेस में करीब 4 महीने लग गए। और तब वो फिल्म के दौरान एक मेरे मित्र हैं यशपाल शर्मा, एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि कुलदीप मेरे जीवन में लगान आई थी, तेरे जीवन में लंका आएगी। उस फिल्म का नाम था लंका। तो मतलब सब कुछ बदल जाएगा, मतलब फिर वो एक नोन फेस हो जाएगा तेरा। कट्टू सीधा वो फिल्म का प्रीमियर होता है। प्रीमियर से फिल्म देखने के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यशपाल ने बोला कि यार तेरा कैरेक्टर ना बीच रास्ते में कहीं खो गया, मतलब
वो है ही नहीं जो शूट किया था, तुम हो ही नहीं, कहीं बीच में कट गए। तो मैं तो बेसिकली उसी सीन के लिए मैंने किया था ना वो फिल्म। बस फिर मैंने छोड़ दी वो फिल्म, मतलब मैंने फिल्म वो देखी नहीं, क्योंकि लोगों ने भी काफ़ी बता दिया था कि आप, परिवार के काफ़ी लोगों ने बता दिया था कि स्क्रिप्ट में जो था वो नहीं है। तो कटता है, लेकिन किसी के साथ आप इनिशियली स्टेज में होते हैं तो आपके इमोशन, सेंटीमेंट सारे काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है इस फिल्म से मैं निकल जाऊंगा, और लोग भी कह रहे हैं। तो फिर जब आप नहीं रहो, और फिर समझ भी हमारी कम थी, अब वक्त के साथ मैच्योरिटी आ गई तो लगता है कि नहीं, फिल्म तो डायरेक्टर की होती है, उसे अपनी फिल्म दिख रही होती है, तो कैंची मुझ पे चले या किसी और पे चले, कैंची तो चलती है। तो वो पहले इन्फॉर्म नहीं करते ये सब करने से पहले? क्यों करेंगे वो? ऑफ कोर्स, मतलब आपने एक्टिंग की है तो फिर पहले इन्फॉर्म नहीं, अगर आपको नहीं पैसे मिले ना, आपको अच्छा, काम ओके। दिए, काम है, ठीक है, वो फिल्म डायरेक्टर की है, ओके। उनको जो बेहतर लगता है वो काटते, मतलब जो लगता है वो रखते, जो नहीं लगता वो काटते। ओके, तो ऐसा कौन सा मूवी है या फिर कोई प्रोजेक्ट है जो आपका टर्निंग पॉइंट था? मतलब मेरे फेवर में, यस। फेवर में, ऑफ कोर्स। मतलब मेरे फेवर में तो मैं कहूँगा कि क्राइम पेट्रोल, पहले शुरुआत में मैं एक सीन कर रहा था, एक सीन दो सीन एक सीन। जब मेरे जीवन में क्राइम पेट्रोल आया तो मैं एक फेज बन गया, तो लोगों ने घर घर में वो टेलीविज़न सीरियल देखा जाने लगा क्राइम पेट्रोल। तो मैं शुरुआत में 2010 में शुरू हुआ था, तो 10 में मैं एक इंस्पेक्टर था, एक कोई मराठी एक्टर है वो वो थे इंस्पेक्टर। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो लोग रिकॉग्नाइज करते थे, हाथ पकड़ पकड़ के कहते, सर आप क्राइम पेट्रोल में है ना, सर कुछ खरीद रहा हूँ तो कह रहे हैं अरे सर दे दीजिए जो पैसे देने हैं, आप ओह, तो वाह। सर एक्टर हैं, सर आप कमाल करते हैं। फिर इंडस्ट्री के लोगों ने पहचानना शुरू किया, फिर ऑल ऑफ सडन मैं जिन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जा रहा था, तो चूंकि उन तक भी कानों में खबर पहुंच ही जाती है कि, और वो देखते भी होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ एक रोल है आपके लिए, तो थोड़ा सा मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई थी। वो एक टर्निंग पॉइंट था क्राइम पेट्रोल। ओके, क्राइम पेट्रोल कौन नहीं देखता था? जी, मुझे लगता है कि जो भी मतलब वो पर्सपेक्टिव से कभी हमने शायद सोचा भी नहीं होगा, जो क्राइम पेट्रोल की वजह से हमें पता चलती थी कि यार हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब मुझे लगता है हर घर घर में था क्राइम क्योंकि पेट्रोल। वो ट्रू स्टोरी है ना, लोगों का बिलीव था कि सच्ची कहानियाँ, तो सच्ची कहानी तो हर आदमी सुनना चाहेगा ना। बट तभी मुझे वो अलग ही सीरियल था एकदम, कि क्राइम पेट्रोल आया उसके बहुत रियलिस्टिक था ना वो अप्रोच। मैं तो उसमें मेकअप भी नहीं करता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि वो क्राइम पेट्रोल के अंदर मैंने कहा कि मुझे मेकअप नहीं कर चाहिए, तो मेकअप वाले ने बोला कि सर आप तो हमारा धंधा तो मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, आपको पफ लगाना है हल्का सा पफ कर दो, मेकअप की क्या जरूरत है। एक आदमी पुलिस वाला भागता हुआ आ रहा है, चोर के पीछे भाग रहा है या जिसके पीछे भाग रहा है, आप उसको मेकअप कर रहे हो यार। खैर एनीवे, तो उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने अवॉइड किया कि मेकअप नहीं करना है। जो विक्टिम्स थे या लोग तो कर रहे थे, उनको लगता है खैर जाने देते हैं इस बात को। ओके। तो सर आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचना। आजकल तो शायद ऑनलाइन ही बोलते हैं ना कि ऑडिशन भेज दो तुम और फिर बाद में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके टाइम पे आप लोग कैसे करते थे मतलब अगर ऑडिशन है वो पता कैसे चलता था, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स से बातें कैसे होती थी? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सारे दोस्त लोग ना एक जगह आके अंधेरी में एक अड्डे पे, हम तो अड्डा ही बोलते हैं, तो बड़े बड़े लोग अड्डों पे बैठे, तो हम लोग भी वहाँ अड्डों पे जाया करते थे। तो प्रोडक्शन हाउस कौन कौन सा है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि यार वो बालाजी कहाँ है, चलो सीरियल वाले बालाजी में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, राम गोपाल वर्मा है, फलाने का ऑफिस कहाँ है, अनुभव सिन्हा कहाँ है, फलाना कहाँ है। तो इस तरीके से उनके ऑफिस में जाया करते थे और फिजिकली एक फ़ोटोग्राफ दे के आते थे, और फोटोग्राफ्स के पीछे हमारा सीवी होता था कि मैं FTII से हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, प्रोफाइल टाइप? प्रोफाइल, करेक्ट। उसके पीछे हम लोग लिख दिया करते थे, और डायरेक्टर से मिलता, अगर डायरेक्टर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो उसका AD मिल गया,
या फिर पर्टिकुलर कुछ कास्टिंग वाले भी बैठने लगे थे प्रोडक्शन हाउस में, तो उनके पास गए और उन्होंने देखा, फोटो देखा, प्रोफाइल देखा, मतलब उसके पीछे उन्होंने कह दिया कि आप एक सीन का रोल है, 2 सीन है, बड़ा रोल है, जैसा भी हुआ इस तरीके से काम दिया करते थे। तो हम फिर उसके बाद आए हैं कास्टिंग डायरेक्टर, जो मतलब बाकायदा उन्होंने अपनी कास्टिंग एजेंसी खोली और फिर वहाँ ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो ऑडिशन भी दिए, आज तक दे रहे हैं। तो कभी कोई डायरेक्टर ने मना किया आपको कि नहीं करना है करके? हाँ, एक अभी जिनकी मैं बात कर रहा था, एक अनुभव सिन्हा, एक मेरे डायरेक्टर हैं, सभी लोग जानते हैं उनको। एक बार मैं, चूँकि उन्हें दिल्ली से जानता था, मैं दिल्ली से जानता था तो वो भी जानते थे मुझे, तो एक बार मैं लिफ्ट से निकला और मुझे कोई अंधेरी में उनका ऑफिस था, बिल्डिंग का नाम भूल रहा हूँ, सामने ही उनका ऑफिस था। तो अंदर गया, रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुभव सिन्हा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर तो नहीं है। तो मैंने कहा प्लीज़ अगर हैं अंदर बैठे हैं तो प्लीज़ बुलवा दो, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं अच्छे से, तो एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो कह रहे नहीं है सर, नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। तो बड़ा निराश सा, मैंने कहा ये फ़ोटो है मेरी, अगर मिल जाए तो कहना कि ये एक्टर आया था, वो जो कह रहा है कि आपको जानता है, तो शायद मेरा कुछ काम बन जाए, मुझे रोल मिल जाए, वो मुझे बुला ले। एक तो बड़ी मुश्किल से उनका एड्रेस मिला है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और है नहीं अनुभव सिन्हा, नहीं है। तो मैं जैसे ही उनके ऑफिस से बाहर निकला, तो जैसे सामने से लिफ्ट से बाहर निकला, सामने ही उनका ऑफिस था, और जैसे वापस जब मैं आ रहा था वहाँ से, तो सामने देखा लिफ्ट के साथ ही सीढ़ियों में अनुभव सिन्हा, उनके असिस्टेंट, सारे लोग बाहर बैठे थे। तो जैसे ही निकला, अनुभव भाई ने बोला कि आजा आजा कुलदीप, आजा आजा। अरे मैंने कहा आप तो यहाँ बैठे हो। क्या बोल रही थी? मैंने कहा वो ही बोल रही थी, है ही नहीं, और आप तो बाहर बैठे हो, यार कमाल लड़की है। खैर एनीवे, बता के हाल चाल सारी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि एक, मैंने कहा आप फिल्म कर रहे हो, मुझे रोल दो। तो कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे होता है, हम लोग एक दूसरे को जानते, रोल दो। तो मैं उस तरीके से उनसे काम मांग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा संजय दत्त को लेके फिल्म कर रहे हैं आप? हाँ बट उसमें है नहीं, तेरे लायक है नहीं। तो मैंने कहा है कैसे नहीं? तो आप, तो कि नहीं, उनके दोस्तों के रोल हैं, कोई मज़ेदार है नहीं रोल जो मैं तुझे ऑफर कर पाऊँ। ऐसे संजय दत्त के कई 2-4-5 दोस्त हैं फैक्ट्री वैक्ट्री में, तो वो है। मैंने कहा वो ही दे दो मुझे सर। इनिशियली मैं आया नया नया था, तो मुझे उस वक्त काम की ज़रूरत थी कि मैं काम करूँ, लोगों को दिखूँ। छोटा बड़ा मैंने कहा मैं देख लूँगा जो भी होगा, बट आप काम दो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू करना चाहता है तो कर लो। उन्होंने अनमने मन से वही संजय दत्त के जो 8-10 दोस्त थे उसमें से एक रोल मुझे दे दिया, और तब से लेके अब तक मैं उन्होंने बहुत फिल्में बना ली, लेकिन मुझे कास्ट नहीं किया। तो सर फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, अगर आपके कॉन्टैक्ट हैं, लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर आपको जानते हैं, तो बहुत बहुत आपके फेवर करते हैं। ओके कौन सी चीज़, मतलब देखो आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि हर चीज़ में ना क्विक डिसीजंस लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहेंगे वो लोग। तो कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले कितना मेहनत लगता है? क्योंकि हर इंडस्ट्री में सेम चीज़ लगता है, मेहनत, कि आप कंटिन्यू करो उसको, फिर तुमको जाके वो सक्सेस मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो नए जनरेशन को? नहीं, टाइम तो लेना ही चाहिए। जब आप मतलब किसी रोल को कर रहे हो, आप हो सकता है फैक्ट्री डाल रहे हो, जो क्विक डिसीजन वाली बात कर रहे हो, तो क्विक डिसीजन तो आपके लिए कभी भी फेवरेबल नहीं रहेगा। लक है, तुक्का है, लॉटरी है, अगर आपने क्विक डिसीजन लिया और वो क्लिक कर गया, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हर उस डिसीजन के लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, उस पर 2-3 बार आपको थिंक करना चाहिए और फिर ले सकते हैं। आजकल के लड़के बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस यस यस, ठीक है। इंडस्ट्री के टफ मोमेंट पे क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं अब तक, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया है? मेरे लिए वो क्राइम पेट्रोल छोड़ना मेरा एक थोड़ा सा टफ डिसीजन था, और मैंने बहुत सोचा और फाइनली मैंने बोला कि, क्योंकि सब कुछ सेट चल रहा है, पैसा मिल रहा है वहाँ से, फेम मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, और
जनरली टेलीविज़न में देखा है लोग 12-12, 13-13, 14-14 साल तक वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ रुक रही है। क्राइम पेट्रोल में मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नया कर ही नहीं पा रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट पुलिस वाले कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कैरेक्टर तो एक ही है ना, जो पुलिस कॉप। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं ना, इसमें किसी पॉलिटिशियन का कर रहे हैं, किसी में दलित किसान का एक रोल कर रहे हैं, किसी में नॉर्मल फादर है, द रिच फादर है, तो डिफरेंट रोल करते हैं तो आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, जो हमने पढ़ाई करी है। तो अलग अलग रोल बनाने में जो मेहनत लगती है, तो कहीं मेहनत मिस हो रही थी। मुझे लगा यार पुलिस वाला है, ठीक है, क्या डेट है, आ गए, कपड़े पहने, थोड़ा सा जो भी थोड़ी बहुत मेहनत। तो अल्टीमेटली मेरी ग्रोथ रुक गई। मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था कि चलती हुई दुकान को मुझे बंद करना है। और फिर वही हुआ कि मैंने उनसे कहा कि सर मैं अब आगे से नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बोला क्यों सर, पैसे बढ़ाने हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, पैसा नहीं बात है, मुझे कुछ और रोल्स अगर आप दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं कुलदीप जी, उसके लिए तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इमेज एज इंस्पेक्टर हमारे क्राइम पेट्रोल के जो दर्शक हैं उन पर इतनी बुरी तरीके से छप चुकी है। आप किसी और रोल को करोगे तो दर्शक कहेगा ये तो इंस्पेक्टर करते थे, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। दर्शक हमारे को अब तक देख रहा है कि सब रियल कैरेक्टर लगते हैं, कॉप भी रियल लगता है, ये भी रियल लगता है ना। तो उसमें 1 साल कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने सर मैं 2 साल दूंगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं खाली बैठ जाऊंगा, बट मुझे कोई और रोल करना है, इंस्पेक्टर नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हो ही रहा था कि उसकी देखा देखी ना, मुझे हमारे इंडस्ट्री में एक सेट पैरामीटर है कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो उस आदमी को कॉमेडी ही देते चले जाएंगे, कॉमेडी करते रहो। आप कॉप कर रहे हो तो कॉप देते चलेंगे। आप मतलब इंडस्ट्री पता नहीं नज़र का फेर है क्या है, वो देखना ही नहीं चाहते, आपको इमेजिन ही नहीं करना चाहते कि मैं कैसा लग सकता हूँ, कि मैं अगर ऐसा रोल करूँगा, पता नहीं वो दृष्टि नहीं है या क्या है। तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। तो सिनेमा में भी मुझे, पिक्चरों में भी कह रहे हैं कि सर आप पुलिस का रोल कर लीजिए। तो मैंने शुरुआत में तो कर लिया, लेकिन फिर मुझे उससे भी कोफ्त होने लगी कि नहीं, मुझे तो दूसरे रोल करना है। तो ये बहुत सारे कारण थे, तो मेरे लिए बड़ा टफ था, खोना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने कह के क्राइम पेट्रोल छोड़ दिया। ओ शिट, और कुछ समय के बाद मैंने सिनेमा के लिए भी आई, मुझे मूवीज़ के लिए। तो अगर मुझे इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है तो मैं यस कर देता था, अदरवाइज नहीं करने में बिलीव था कि मैं कुछ और करूँगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप टीवी से डायरेक्ट, मतलब अभी मूवीज के लिए आपने बोला जैसे आपने क्राइम पेट्रोल छोड़ा और आप मूवी में जा रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो बोल रहे हैं अरे ये तो टेलीविजन एक्टर है, ये मूवी में क्या कर रहा है? और कभी कभी एज अ ऑडियंस भी हमें बोलते हैं ना कि वो देखने का आदत हो जाता है काफी, कि आप टीवी में थे और मूवी में इमेजिन करना। तो ये चीज आपने कैसे ओवर की? आपको किसी ने कहा कभी ऐसा? पहली बात तो ये कि जब मैं बॉम्बे में आया था तो मैंने आते पहली फिल्म ही की थी, मतलब सीरियल किए नहीं। और सीरियल तो मैंने किए ही नहीं ना दिल्ली में, मतलब बॉम्बे में आके मैंने टीवी कहाँ किया, मैंने बहुत ज़्यादा किया ही नहीं। मैंने क्राइम पेट्रोल था कि छोटा मोटा कहीं इकट्ठ कर लिया। बेसिकली मैं सिनेमा करने के लिए अपने आप को देखता हूँ सिनेमा के लिए, तो मैं सिनेमा मैंने किया। ओके। तो मुझे ना किसी ने कहा कि ये टीवी का एक्टर है, क्योंकि आप 10-10, 12-12 साल तक टीवी कर रहे होते हो, तो लगता है ना, हाँ उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि यार टीवी पे इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, अब पिक्चर में तो उनके साथ होगा, मेरे साथ ही ये नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते थे, टीवी शोज करना, वेब सीरीज करना, या मूवी करना? मूवी वेब एक जैसा मतलब एक जैसे ही लगता है मुझे। टेलीविज़न थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा फास्ट काम होता है वहाँ टेलीविजन पे, बट ऐसा नहीं होता कि रिस्ट्रिक्टेड काफी फील हो कि आपको पूरा उनको टाइम देना है टेलीविजन के, क्योंकि एपिसोड्स होते हैं उसमें अलग अलग, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीन्स बहुत है। आप वही मैंने कहा ना, बहुत फास्ट काम होता है। सीन्स बहुत है तो डेफिनेटली आपको फटाफट फटाफट करना होगा। तो आप इसमें किसी करेक्टर को अगर आप कर रहे हो, फिर सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं, रेडीमेड रेडीमेड रेडीमेड, तो Got आप it. करते चले जाओ, करते जाओ। सिनेमा में क्या है कि अगर आपको 4 सीन पूरी फिल्म के अंदर आप मिल रहे हैं, तो डायरेक्टर से आपने फिल्म समझी, आपने फिल्म समझी,
आपने अपने कैरेक्टर को बनाया, फिर एक सीन क्लाइमैक्स का हो गया तो बीच में मिड में अब 4 दिन बाद आपको करना है, तो उस वक्त का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा उस कैरेक्टर का पर्टिकुलर, राइट। है ना। फिर 10 दिन बाद आप या 3 महीने बाद आप इनिशियल पहला सीन करोगे फिल्म का, तो फिल्म तो जिगजैग में बनती है ना। ओके। तो ये तो सीधा सीधा हो रहा है, तो फिर बहुत फर्क है उसमें। ओके। तो सर आपने पहले दिल्ली क्राइम्स 2 और अब गुरी और धैर्य की लव स्टोरी की, जो दोनों एकदम अलग कैरेक्टर है, मतलब एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल, मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है। तो और ना फीडबैक भी जो लोगों के आ रहे हैं ना, कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे, जो गुरी धैर्य के जो लव स्टोरी के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि पूरा एपिसोड बोलता है ना कि आपके मतलब पूरा सीजन डैड और सन की बॉन्डिंग पे बन सकता है, वैसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको ये करने में क्या क्या चैलेंजेस आई, ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स? अ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो एक कॉप था, और कॉप मैंने चूंकि इतना किया हुआ था, लेकिन ये किस तरह का कॉप होगा, ये थोड़ा पंजाबी भी है, दिल्ली का है, और दिल्ली में हरियाणा का भी कॉप्स ज़्यादातर हरियाणा से ज़्यादा होते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस लेना था। तो और सेट एक होता है ना, सेट घर होता है एक, उस घर में एंट्री, क्योंकि दिल्ली क्राइम ऑलरेडी अवार्ड विनिंग शो हो चुका है, तो और वो लोग जो पैरेलली उसमें जो काम सेट लोग काम कर रहे हैं, एक आउटसाइडर, मैं तो अपने आप को आउटसाइडर ही मानता, तो मेरे लिए वो ज़्यादा था कि एक लगे बंदे लोगों के बीच में जाकर अपनी एक जगह बनाना, और रोल बहुत ज़बरदस्त था ही वो। तो वो करते वक्त मैंने पहले तो चीज़ों को समझा, उस कैरेक्टर को समझा कि उसकी क्या क्या न्यूएंसेस हैं, क्या क्या उसकी बारीकियां हैं, ये कैसे सोचता होगा, चलता कैसे होगा, बात कैसे करता होगा, और अपनी ऑफिसर को ले दे के उसमें ये था कि हर बात में, हर सीन में उसका मोटिव ये था, उस आदमी का, जो वीरेंद्र चड्ढा कैरेक्टर था, क्योंकि वो ना करप्ट पुलिस ऑफिसर था, उसको सस्पेंड किया हुआ था, और वो चाहता था कि मेरी पेंशन शुरू हो जाए किसी तरीके। अब मैम जो थी, जो मेन, जिन्होंने कहा कि इस काम में हमारी आप मदद करो, तो मैं एक एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से वो दिल्ली के कल्चर में हल्का सा ना थोड़ा जुगाड़ वाला, कि मैडम मेरा वो काम कर दो आप, तो इस तरीके वो फ्लेवर भी रखना है ना। तो इन सब चीज़ों को, और फिर थोड़ा सा प्रेशर था, डायरेक्टर चूँकि हॉलीवुड के, प्रेशर ये भी था कि इतनी बड़ी अवार्ड विनिंग सीरीज़ है, तो मैं डरा डरा सा था, लेकिन कॉन्फिडेंट था अपने काम को लेके। तो उस तरीके से मैंने किसी तरीके से ये शो को निकाला, और मैं सेट पे बात नहीं करता हूँ, तो लोग कह रहे थे इतना गंभीर क्यों हो गया, अरे चिल करना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त थे उसमें। जैसे मैंने भी कहा। ओके। तो मेरे दोस्त थे, जैसे राजेश थे या और भी बाकी लोग थे, अरे चिल रहो यार, तो मैंने कहा नहीं चिल ठीक है। तो मैं जिस वक्त जो काम करता हूँ, तो उस वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने सराउंडिंग अपनी एक दुनिया बनाता हूँ उस कैरेक्टर की, तो मैं उसके साथ अगर मैं रहूं, उसकी खुमारी में रहूं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाओ गुरी एंड धैर्य की लव स्टोरी। सीरियसली आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, मुझे भी लोगों ने, इनफैक्ट मुझे डायरेक्टर ने बोला कि कुलदीप जी 5वां एपिसोड गुरी एंड धैर्य का देखा आपने? मैंने कहा हाँ सर देखा। कमेंट पढ़े आपने? मैंने कमेंट वेंट तो नहीं पढ़े। तो क्यों, क्या हुआ? कह रहे सर उसके अंदर तो आपके बारे में कितने कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बेटे और सन की लव स्टोरी, मतलब जिस एक्चुअली गुरी एंड धैर्य की लव स्टोरी है, बाप और बेटे की के बारे में आ रहा है कि कितनी केमिस्ट्री है, कितना कुछ अभी और बाकी है। और ये बात सच है, मैं आपको बताऊं कि बेटे और सन को लेके ना अगर हम और एक्सप्लोर अगर करने की कोशिश करें ना इसको, तो बाप, आम जिंदगी में हम देखते हैं बाप ना सिर्फ बाहर घूमता रहता है, बाहर ही घर के लिए रोटी कमाता रहता है, कम बोलता है, मतलब गंभीर रहता है, तो जता नहीं पाता, मतलब इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने के कारण शायद वो माँ वाली चीज़ें नहीं होती। माँ की एक गंभीरता एक अलग है, वो शक्ति है, उसको तो शक्ति की देवी कहा जाता है। तो ये जो बाप है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, पहले सीजन से ही देखते आ रहे हैं कि बाप ऐसा बाप वैसा, लेकिन बाप इतना कठोर भी नहीं है।
तो कठोर भी नहीं है। जो लास्ट एपिसोड के अंदर पूरा भर भर के उसको जो ज्ञान देता है, मतलब अपने बेटे को कहता है कि लाइफ ये है, इसको इस तरीके से समझो, और जो आप करते आए हो वो नहीं करो, और जो लड़की आपके साथ जो धैर्य आपको पसंद करती है तो ज़िंदगी को उस तरीके से देखने, तो उस बड़ी गंभीरता के साथ में वो चीज़ें रखती है। तो लोगों ने करेक्ट मतलब अपने साथ में कनेक्ट किया, जो आज का यंगस्टर है जो उस शो को देख रहा है, तो उन्होंने कनेक्ट किया कि, और वो अपनी लाइफ में झांकते हैं, क्या हमारा फादर भी अगर हमें इस तरीके से इतनी खूबसूरती के साथ हमें जीवन में चलना अब सिखा दे, क्योंकि बाप बेटे के बीच में अब बातचीत हो नहीं रही है और इतनी फास्ट दुनिया हो गई है, तो हर आदमी भाग रहा है, तो कहीं ले दे के मोबाइल ने भी काफ़ी समय इंसान का खा लिया है, तो बात नहीं हो रही है। तो जब इन्होंने वो सीन को, बाप और बेटे की केमिस्ट्री को देखा, तो हर आदमी ने रिलेट किया, काश यार हमारे बीच भी फादर और सन की ऐसी ही कोई बातचीत हो तो कितनी प्यारी लगी है। तो लोगों ने कहा कि हाँ, इसके ऊपर तो एक नई सीरीज ही बन जानी चाहिए। तो कुछ मुझे तो plan बहुत है ये नहीं, वो series उनका बनाने का? प्लान होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे अच्छा लगा ये कमेंट्स सुन के, लोगों से सुन के, डायरेक्टर सुन के, काफ़ी सारे क्रिएटिव, काफ़ी सारे फ्रेंड सर्किल ने देखा। और इनफैक्ट मुझे तो अभी मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था किसी मॉल में, तो वहाँ पर 18 से 20-25 साल के लड़के लड़कियाँ आए, तो उन्होंने कहा कि सर आप गुरी के फादर हैं ना? अरे मैंने कहा हाँ सर आप हैं। तो दूसरा बोला कि ये तो क्राइम पेट्रोल में, उसमें क्राइम पेट्रोल के भी एक्टर हैं, दिल्ली क्राइम में भी थे सर, तो वो सर आपके साथ सेल्फी हो जाए। तो मतलब ये शो जो है कहीं ना कहीं लोगों पर गहरा असर छोड़ रहा है, एक मेरा कैरेक्टर भी एक पहचान छोड़ रहा है, और उसकी तैयारी तो फिर एक्टर करता ही है किस तरीके मुझे से लगता है करना कि है। हर बेटे का सपना होता है कि उसके डैड के साथ ऐसा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो एक बार। हाँ बट पता नहीं यार, वो लड़के और मतलब दोनों की बॉन्डिंग ना आज तक, मतलब हमेशा हर जगह बात हुई है कि बेटा माँ के साथ जितना कंफर्टेबल होता है बातचीत करने में, पापा के सामने उसकी बात मतलब एक वर्ड नहीं निकलता सामने। हाँ, तो ये चीज वो स्ट्रांग, वो उनको लगता है कि पापा नहीं यार, पापा क्या है। तो माँ के साथ तो क्या है, सुबह शाम माँ ही रहती है ना, पापा तो चला जाता है काम पे, तो माँ के साथ फिर यूज टू हो जाता है तब। तो माँ का भी करेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, मतलब कब क्या कैसे क्या खेलना है बच्चे के साथ, बिगड़ भी ना जाए। तो बाप का एक अलग था, तो वो लास्ट सीन में वही तो दिखाया है कि यार कि नहीं, पापा जब उसको कंसोल करते हैं और फिर समझाते हैं कि लाइफ बस ये है। तो ओके बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर। ओके। तो बहुत बातचीत हो गई फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड और जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड, अब मुझे आपके बारे में जानना है। पूछो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। मैं ना अकेले घूमना बहुत पसंद करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ अकेले जाती हूँ, मस्त सब कुछ करती हूँ, तो ये मेरा शौक है। तो ऐसे मुझे जानना है कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपको क्या करना पसंद है? मतलब घूमने में जो भी अब क्या, घूमने में, घूमना पसंद हो, क्रिकेट खाना मुझे हो, पसंद है। मैं क्रिकेट का एक टाइम पे खेलता था मैं, और क्रिकेट बहुत देखता था। मुझे गाने बहुत पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मैं लिखता हूँ जब जब खाली रहता हूँ। क्या लिखते हो? और कहानियाँ, ओह वाह। कहानियाँ लिखता हूँ। मेरे 6-7 कहानियाँ हैं जो मैंने, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मैंने लिख दी हैं। मैंने एक नावल लिखा, एक फ़िल्म लिखी, इनफैक्ट 2 फिल्में लिखी, और पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ। जब जब मैं जा रहा होता हूँ तो मेरे नए नए दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आइडियाज़ आते रहते हैं, मैं कहानी को वहीं गाड़ी साइड में लगा के लिख लेता हूँ मैं। और आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हो आप, और फिर मैं घर जाके उसको लिखता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सब आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, कहीं कुछ छूट गई, कोई 70% तक पहुँच के छूट गई, कोई कहाँ छूट गई, कोई कहाँ छूट गई। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरी जो आधी अधूरी कहीं छूटी हुई हैं, वो कभी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब 5-6 कहानियाँ हैं जो कंप्लीट है, एक नावल कंप्लीट है, एक फिल्म कंप्लीट है, ये है। एंड गाने का शौक है, बाथरूम सिंगर की तरह कह सकते हो। क्रिकेट देखना पसंद है। आप जब उदास होते हो, सब लोग होते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होते होंगे, तो आप जब उदास होते हो तब आपको क्या करना पसंद है? मुझे या किससे बात करना पसंद है? आप किससे क्लोज हो सबसे ज्यादा?
मैं जब उदास होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्पेस छोड़ दूँ और मैं निकल जाऊँ कहीं, तो मैं निकल जाता हूँ। जैसे बॉम्बे शहर में, बॉम्बे शहर आपको देता भी बहुत कुछ है तो लेता भी बहुत कुछ है। बहुत लेता है आपसे, बहुत परीक्षाएं लेता है, आपका सब निचोड़ देता है। तो बॉम्बे ने बहुत रुलाया भी है। तो मैं चला जाया करता था, मैं मलाड रहता हूँ, पहले मैं अंधेरी रहता था तो मैं वर्सोवा चले जाता था। रात को 3 बजे चला गया, तो 3 बजे से, क्योंकि रात भर नींद नहीं आ रही और आप सोच रहे हो, मलाड चला गया तो फिर मलाड में अक्सा बीच पैदल पैदल जा रहा हूँ। तो रास्ते में कई सम टाइम आपको आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, फिर बीच पे जाके चिल्ला भी रहा हूँ। तो एक बार तो 2-3 लोग आ गए थे, भाई साहब क्या हो गया? तो मैंने कहा कुछ नहीं हो गया। तो मुझे हंसी आ गई, यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा ही है। तो अकेले ही रहना मुझे पसंद है, मेरा दिमाग चलता है। जब Okay. कभी अगर गंभीर हो, मुझे ग्रुप में जाना, जैसे आपने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग अकेले बहुत पसंद है। Right. नहीं, मुझे नहीं पसंद। आपको नहीं पसंद? ना, मुझे Okay. लगता है कि मैं लोगों के साथ एंजॉय करूं, अगर मैं ठीक हूं तो, ओके। अदरवाइज नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ग्रुप में जाती हूँ ना तो मैं लोगों में रह जाती हूँ, मैं वो एक्सप्लोर जगह नहीं कर पाते। एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं, ऐसा वहां लगता है- जाकर तो मुझे भी है, अगर मतलब जाना लोगों के साथ पसंद है, वहां जाके लोग मुझे छोड़ दें, वैसे वाला है मेरा। और ताकि मुझे डिस्टर्ब भी ना करे, तो मैं अपने लेवल पे एक्सप्लोर करूं, पिक्चर्स निकालूं, ये करूं वो करूं, ओके। वो तो है। तो थोड़ा पर्सनल चीज पूछूं हाँ, पूछो ना। कि आपको मतलब प्यार को डिफाइन करने बोलूं तो आप क्या करोगे? व्हाट इज लव फॉर यू? लव में कोई शर्तें नहीं होती हैं, और आज मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, लोग शर्तें रख देते हैं प्यार में, और अब तो बहुत है, आजकल तो बहुत है। तो हमने तो प्योरिटी की तलाश रहती है, और हमने खुद प्यार किया था, और आज वो हमारे साथ है। ओह वाह, आपने लव मैरिज की थी? जी, ओह वाह, और आज तक साथ है। वाह। क्या एक चीज आपको उनके बारे में पसंद है? वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है बहुत प्रैक्टिकल है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं चीज़ों को उस लेवल पे देखता हूँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। और जो आदमी प्रैक्टिकल होता है तो वो बड़ा हार्श और हार्ड होता है। तो लगता है यार, कमाल है यार, तो कैसे बोल देती है यार, तो इतनी हार्ड बातें बोल दे, हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ। क्योंकि प्योर है ना, तो प्योर चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्योर हो, ओके। तो वो चीज़ें हैं। तो आजकल इतने रिलेशनशिप टूटते क्यों है? क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले इतने लॉन्ग टर्म, अभी हमारे मम्मी पापा भी सब इतने अच्छे से रहते सब कुछ, बट आजकल पता नहीं, आजकल डिवोर्स केसेस इतने सुनने आते हैं ना कि मैरिड या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप पैचअप होता ही रहता है ऐसे। तो क्या क्यों होता होगा ये आपको लगता है? क्या मिसिंग है? बहुत कुछ पाना है उनको, बहुत कुछ चाहिए उनको, तो और कहीं रुक नहीं रहे, बहुत फास्ट 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 सब कुछ है। ये भी ले लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पता नहीं कहाँ चल रहे हैं लोग, स्थिर ही नहीं हो रहे। मतलब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप, मैं आपको पसंद हूँ या आप मुझ में पसंद है, तो मुझे मालूम है आप जिस दिन कंप्लीट अगर हो जाएंगे और आप में कोई कमी नहीं होंगे, आप तो परमात्मा हो जाएंगे, मतलब ईश्वर हो जाओगे ना आप। जो प्योर है उसके अंदर तो कोई छल कपट है। जब इंसानी रूप में आप हमारे साथ हैं, तो 10 चीज़ें हैं, 10 में से 4 कमियां तो निकलेंगी ना जो मुझे पसंद नहीं होंगी, 6 अच्छी है। तो अगर आप, और फिर आप रिलेशन में आ ही क्यों रहे हो? जब आप आ रहे हो तो फिर उस कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करो, खूबसूरती वही है ना। क्योंकि कमियां अगर ढूंढने जाओगे तो आपको आपकी माँ में भी कमियां देखेंगे, आपको अपने फादर में भी देखेंगे, बहन में भी देखेंगे। तो अगर उस लड़की में अगर कोई कमी है तो उसको अपना बनाकर चलो ना यार। एडवाइस ले लो, फ्री में मिल रही है। ओके सर, तो आजकल इतनी भागा दौड़ी बढ़ गई है, सब लोग काम के पीछे इतना भाग रहे हैं, तो मुझे जानना है कि इसमें हेल्थ पे ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे जानना है। आप क्या करते हो फिट रहने के लिए? नहीं, हेल्थ के लिए तो कॉन्शियस आदमी को होना ही चाहिए। जैसे जैसे डे बाई डे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, और अगर उम्र नहीं भी बढ़ रही है, हर आदमी को मतलब
अपनी फिगर पे, अपनी बॉडी पे, खासकर खान पीन पे। क्योंकि लाइफ आप कह रहे हो, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, पोल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है बॉम्बे शहर के अंदर, तो चारों डस्ट है। तो ऐसे में आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना, तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। और हाँ, सवाल मेरा कि मैं कोई जिम में जाता नहीं, मैं सुबह सुबह बेड छोड़ने से पहले एक 10 मिनट की एक एक्सरसाइजेस करता हूँ। मैं पिछले 38 ईयर से कर रहा हूँ। Oh, wow. मतलब हाँ, सुबह भागना दौड़ना, जिम जाना, ये सब मुझे पसंद नहीं। योग की कुछ क्रियाएं हैं वो मैं अपने घर पे करता हूँ, ताकि अपने आप को फिट रख सकूँ। ओके बस और ये। बाहर का अभी पूरा टाइम आप शूट मेरी- में रहते हो, तो आप लंच सब कैसे प्लान करते हो, मतलब ऐसा मुझे जानना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। मैं कई साल तक तो मैं खाना मुझे बनाना आता नहीं है। और फैमिली की अगर आप बात करोगे, बात लंबी हो जाएगी। मेरी फैमिली आज भी दिल्ली है। ओह, यस, तो दिल्ली में है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो मैं पहले कई साल तक तो होटल में खाता रहा। तो अब आप कहोगे कि आप खा रहे, होटल में भी मैं डिपेंड करता है कि कौन सा, एक लेडी है जो मुझे भिजवा देती थी खाना, तो उनसे खाता रहा मैं। फिर मैंने घर में कुक रख लिया, तो वो बनाते रही खाना। एक लेडी है, वो बनाती थी कई सालों तक, साफ सुथरा पौष्टिक खाना बनाती थी। शूटिंग पे हमारी मजबूरी है कि आपको वहाँ पर शूटिंग का जैसा खाना आपको मिल रहा है, तो आपको खाना पड़ेगा। तो शूटिंग पे फिर खाता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, शूटिंग का भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं घर से ही उसको बोल देता था कि आप टिफिन। थोड़ा सा पहले आ जा रहे हैं। हाँ, टिफिन, करेक्ट। तो मैं टिफिन लेके जाता रहा। तो खाने से आपकी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तो खैर अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल डेज की बात कर रहा था, जो मैं कई सालों तक। आपको मुंबई का वड़ा पाव पसंद है? अब पसंद है, पहले नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना कि मुंबई कभी किसी को भूखा नहीं रखेगा, हाँ। तो एक वड़ा पाव भी जो है वो नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल, वो बड़ा पाव से जीवन नहीं चलाना। खाना प्रॉपर खाना है, चाहे जो भी हो जाए। कि वड़ा पाव पे मैं जी लूँ, ये कभी, मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, वड़ा मतलब लोग, ये बात जो आप मुझसे कह रहे हो, हाँ। ये बात मुझे भी लोग कह रखी थी कि लोग तो वड़ा पाव पे जीवन निकाल देते। हाँ, उनका अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, हम इसको बड़ी गंभीरता से लेते। हाँ, लेकिन मैंने कभी वड़ा पाव शुरुआत में तो खाया ही नहीं। कि मैंने कहा नहीं, खाना प्रॉपर। और आज भी यही है। वड़ा पाव अब मुझे अच्छा लगता है, भजिया पाव अच्छा लगता है, तो मैं उसको स्टार्टअप की तरह, मैं ठीक है, इवनिंग में कभी भूख लगी तो आपने खा लिया, अदरवाइज सैंडविच वगैरह। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन सर, उसके बाद हम एक रैपिड फायर जो हमारे शो का होता है, स्पिल दी टी विद अदिति, तो मैं वो करूंगी। बट एक चीज मुझे जानना है कि मुंबई के बारे में, कि मुंबई अगर मैं कहूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? जब मैं दिल्ली से बम्बई चल रहा था तो थोड़ा घबराया हुआ था। घबराया हुआ यूं था कि मुंबई को लेके ना, हमने अब तक सिनेमा से बहुत कुछ पढ़ा है, इतना मेच्योर होने के बाद। तो कुछ फिल्में देखी थी, अंडरवर्ल्ड की फिल्में, तो लगता था रात को जागने वाला मुंबई, अंडरवर्ल्ड का नाम मुंबई, फलाने का नाम, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों। तो मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे खतरनाक वाले वो थे कि यार मुंबई जा रहा हूँ मैं, क्या होगा। मतलब वहाँ तो अंडरवर्ल्ड भी बहुत है, ये कुछ नहीं है यहाँ, बहुत सिंपल है। जब यहाँ आ गए तो यहाँ देखा कि आम शहरों की तरह एक मुंबई शहर है, लेकिन खूबसूरत शहर है, वो आकर्षित करता है आपको। तो ये है। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं स्पिल दी टी विद अदिति से। तो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, चाय या कॉफी, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? चाय। ओके, सेम। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? बिजनेसमैन। ओके। एक ड्रीम रोल जो आपको अब तक नहीं मिला? मेन नेगेटिव। सबसे फन को स्टार जिसके साथ आपने काम किया हो? मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। ओके। टाइम ट्रैवल कर सकते तो आप कौन से सिनेमा में जाना चाहते? अगर आपको बोलते हैं ना कि टाइम ट्रैवल करना पड़े, तो आप कौन से सिनेमा में जाना चाहते? धर्मवीर। ओके। एक एक्टर या डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना आपकी विश लिस्ट है कि आपको करना है उनके साथ काम? इम्तियाज के साथ करना चाहता हूँ।
ओके तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने मिली और जो ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड तक उनको सीखने मिली होगी। तो एक मैसेज आप जो अभी देख रहे हैं हमें, उनको क्या देना चाहोगे? ये पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा है जहाँ मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत आपके साथ करके मुझे पॉडकास्ट में मज़ा आया, क्योंकि आप बहुत प्योर लगे। आपके क्वेश्चन बहुत प्योरिटी के नज़दीक थे। एंड आई होप कि दर्शकों को भी जो आपके इस पॉडकास्ट को देखते हैं उनको बहुत पसंद आएगा, और बहुत अच्छा पूछती हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। देखा